गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्वर। जैसा कि आपको पता है, मैं अविनाश कुमार आप लोगों के सामने रोज नया नया क्लास लेकर आता हूं और आज हम आपके सामने मैथ का सर्कल मतलब ब्रिज चैप्टर लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं ये सर्कल होता क्या है। जैसा कि आज के हम लोग सीरीज में पढ़ेंगे सर्कल के बारे में कि ये सर्कल क्या होता है, वृत्त क्या होता है। तो जैसे ही हम लोग वृत्त के बारे में देखेंगे तो वृत्त का डिफिनेशन बोलता है कि एक समतल सतह होना चाहिए और समतल सतह पे जब आप गोलाकार एरिया लीजिएगा, गोलाकार क्षेत्र लीजिएगा तो उसी को बोलते हैं वृत्त। डिफिनेशन देखते हैं, लिखा हुआ समतल गोलाकार क्षेत्र को क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। अगर इसी वृत्त का दूसरा डिफिनेशन या और अगर आपको कोई डिफिनेशन की जरूरत है तो क्या बोलता है, दूसरे शब्दों में समतल सतह पर एक बिंदु आप ले लीजिए, मतलब समतल सतह कोई भी, जैसे समतल सतह यहाँ पर एक बिंदु आप नियत ले लीजिएगा और इस बिंदु को नियत मानकर जब आप उसके चारों बगल एक गोल एरिया बनाइएगा, गोलाकार क्षेत्र लीजिएगा तो वही जो बनता है वो आपका वृत्त कहलाता है। ये आपके सामने वृत्त का डिफिनेशन है। आगे देखेंगे कि और वृत्त में होता क्या है। तो जैसे ही वृत्त में आगे बात कीजिएगा कि वृत्त में और क्या क्या होता है, तो वृत्त में सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो वृत्त में एक केंद्र होता है। अब केंद्र क्या होता है, तो जैसे ही वृत्त आप बनाइएगा तो उसके एक नियत बिंदु जो होता है या उसका ठीक बीच के जो बिंदु होता है उसी को क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। डिफिनेशन लिखा हुआ है, केंद्र मतलब कि सेंटर। वृत्त के अंदर ठीक बीच की नियत बिंदु को, मतलब ये बिंदु जो होता है वृत्त के अंदर वो कभी बदलने वाला नहीं होता, उसी को क्या बोलते हैं, केंद्र या सेंटर बोलते हैं। आगे देखिएगा बोलता है परिधि, जिसको इंग्लिश में बोलता है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ये बोलता है कि वृत्त जो होता है, वृत्त जिस रेखा से बनता है, जैसे कि अगर मान के चलिए ये आपके सामने एक सर्कल बना हुआ है, अगर ये जो लाइन आपके सामने दिख रहा है, अगर वो लाइन को हम रिमूव कर दे तब आप बता सकते हैं कि वहां पे क्या बना हुआ है, नहीं बता सकते हैं। वही बोलता है कि वैसी रेखा जिससे वृत्त का निर्माण होता है परिधि कहलाता है। मतलब जिस रेखा के सहायता से हम एक वृत्त बनाते हैं वही आपका कहलाता है परिधि। अगर तीसरा की बात किया जाए तो बोलता है त्रिज्या। तो बोलता है वृत्त के अंदर केंद्र, मतलब वृत्त के अंदर ठीक बीच में क्या था, केंद्र था, और केंद्र और परिधि तक का जो दूरी होगा उसी को हम लोग त्रिज्या बोलेंगे। अब बात किया जाए त्रिज्या को हम लोग सूचित किससे करते हैं, तो त्रिज्या को हम लोग सूचित करते हैं आर से। आगे क्या बोलता है कि भैया एगो जो वृत्त होगा उस वृत्त में त्रिज्या की संख्या कितना होगा। तो भैया एक वृत्त जो होगा तो वृत्त के अंदर जो त्रिज्या की संख्या होती है वो असंख्य होती है, मतलब उसको हम गिन नहीं कर सकते हैं और अनकाउंटेबल होता है। आगे अगर बात करें तो आगे आता है व्यास। व्यास क्या बोलता है, वृत्त के अंदर केंद्र से गुजरने वाली वैसी रेखा, मतलब वृत्त के अंदर की एक रेखा होगा जो रेखा कहां से गुजरेगा, केंद्र से गुजरेगा, और वैसी रेखा होती है जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देती है, तब उसको बोलते हैं व्यास। अब आगे बात करेंगे कि व्यास को सूचित किसे करते हैं, तो भैया व्यास को सूचित करते हैं डी से, क्योंकि इसका इंग्लिश नाम जो होता है वो डायमीटर होता है, डायमीटर का संकेत डी होता है। अगर बात किया जाए आगे की और व्यास के बारे में जाना जाए तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। मतलब कि अगर आपके सामने त्रिज्या अगर कहीं पे दिया रहेगा 4, तो ये जो व्यास जो होता है वो उसका दुगुना होता है, मतलब 4 गुने 2, मतलब व्यास आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मतलब ये हमेशा 2 गुना होता है। इसके आगे देखा जाए कि आगे क्या है, आगे देखिएगा तो आगे आपका जो बोलता है वो टॉपिक होता है जीवा। जीवा जो है वो एज की मान के चलिए जो व्यास के जैसा होता है, बस डिफरेंस इतना होता है कि व्यास जो होता है वो केंद्र से होकर जाता है, बट जीवा जो होता है वो केंद्र से होकर नहीं गुजरता है। लिखा हुआ है वृत्त के अंदर की वैसी रेखा जो केंद्र से होकर न गुजरे जीवा कहलाता है। आगे क्या है कि जीवा जो होता है वो हमेशा व्यास से क्या होता है, छोटी होता है, और जीवा की भी संख्या क्या होती है, असंख्य होती है। क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है कि जीवा जो होता है वो वृत्त के केंद्र से होकर नहीं गुजरेगा। दूसरा बात कि जीवा जो होगा वो व्यास से हमेशा छोटा होगा। तीसरा इसके बारे में क्या बोल रहा है कि जीवा जो है उसकी संख्या वृत्त में क्या होती है, असंख्य होती है, अनकाउंटेबल होती है। उसके आगे देखेंगे, उसके आगे आपके सामने जैसा एक चित्र बना हुआ है, और जैसे हम लोग इसमें समझेंगे कि सबसे पहला जो आपका टॉपिक था केंद्र था, तो केंद्र क्या बोलता था कि अगर कोई वृत्त है और इसके बीच में अगर ठीक एगो कोई बिंदु ले लेते, ये बिंदु जो लेंगे वो केंद्र कहलाएगा। दूसरा त्रिज्या क्या बोलता है कि अगर ये जो केंद्र है और केंद्र से अगर आप परिधि तक का दूरी लीजिएगा तो ये आपका जो होगा वो आपका त्रिज्या होगा, इसको हम लोग आर से सूचित करते थे। तीसरा आपके सामने था व्यास। तो मतलब व्यास ये बोलता था कि अगर ये व्यास
व्यास बोलता है कि ये जो व्यास होगा वो वृत्त के अंदर जो केंद्र होता है उस केंद्र से होकर गुजरता है वो पूरी रेखा। अब जैसे ही आपके सामने ये चित्र दिखेगा तो आपका जो सर्कल है वो दो भागों में बांट गया और दोनों भाग आपको लगभग इक्वल दिखेगा। मतलब व्यास जो होता है वृत्त को दो भागों में बांट देता था। इसके आगे ये बोलता था कि व्यास जो होता है उसके अलावा भी और भी असंख्य रेखा खींच सकती है जो केंद्र से होकर नहीं गुजरती। जैसे कि अगर ये बात किया तो एक यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते हैं, ये खींच सकते हैं, इस साइड से खींच सकते हैं। सिर्फ ये जो रेखा होगा वो केंद्र से होकर नहीं गुजरना चाहिए। अगर वो केंद्र से नहीं गुजरती है तो जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा हम जितना चाह सकते हैं उतना खींच सकते हैं। मतलब ये सब जो खींच रहे हैं वो सब क्या खींच रहे हैं? जीवा खींच रहे हैं। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि वृत्त के अंदर जो जीवा की संख्या होती है वो क्या होती है? असंख्य होती है, मतलब अनगिनत होती है, अनकाउंटेबल होती है। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे सामने लिखा हुआ वृत्त खंड। नाम से लग रहा है वृत्त खंड मतलब वृत्त का टुकड़ा, क्योंकि वृत्त मतलब वृत्त और खंड मतलब होता है टुकड़ा। मतलब नाम से सोचे खंड बोल रहा है कि वृत्त के अंदर उसके चाप के द्वारा जो वृत्त का बंटवारा होता है, मतलब वृत्त का जो बंटवारा होगा पहला उसमें एक चाप होना चाहिए, दूसरा एक जीवा होना चाहिए। मतलब जीवा और चाप, मतलब जीवा और चाप की सहायता से, जीवा प्लस चाप की सहायता से जो खंड बनता है वृत्त का उसी को क्या बोलते हैं? वृत्त खंड बोलेंगे। जैसे कि आपके सामने एक सर्कल दिख रहा होगा, इस सर्कल में आप देखिएगा तो ये जो आपका ये रेखा जो दिख रहा है वो केंद्र से होकर नहीं गुजर रहा है। तो जैसे ही ये केंद्र से होकर नहीं गुजर रहा मतलब ये जीवा है, और ये जो आपका ये पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं चाप। तो एक चाप है और एगो आपका क्या है? जीवा है। और इससे होकर वृत्त को हम दो भागों में बांट दिए, एक भाग आपका ये हुआ, दूसरा भाग आपका ये हुआ, तो ये कहलाता है आपका वृत्तखंड। आगे वृत्तखंड के बारे में क्या बोलता है? एक जीवा एवं एक चाप के साथ है। जस्ट अभी बताया है कि एगो जीवा होगा एगो चाप होगा, इससे जो वृत्त का बंटवारा हो रहा है उसको वृत्तखंड कहते हैं। अब आपसे पूछेगा भैया कि अगर वृत्तखंड है तो वृत्तखंड क्या प्रकार के होगा? तो वृत्तखंड जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा कि एगो जीवा ले लिए थे और एगो चाप ले लिए, तो वृत्तखंड जो बटा, जो वृत्त का बंटवारा हुआ दो भागों में बटा। अब एक भाग हुआ, ये दूसरा भाग हुआ। अगर इसको आप गौर से देखिएगा तो एक भाग जो होगा आपका बड़ा होगा, दूसरा भाग आपका छोटा होगा। तो जो छोटा भाग है उसको आप लघु बोल सकते हैं और जो बड़ा भाग है उसको आप दीर्घ बोल सकते हैं। मतलब एक बनेगा आपका लघु वृत्तखंड और दूसरा बनेगा आपका दीर्घ वृत्तखंड। इसके आगे देखेंगे जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, यही बात अभी हम जस्ट आपको समझाते कि वृत्तखंड के क्या प्रकार होता है। तो बताते वृत्तखंड के दो प्रकार है, एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड, जैसा कि अभी जस्ट आपके सामने हम समझाए थे। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे आपके सामने दिया हुआ है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड नाम से लग रहा है कि त्रिज्या की सहायता से जो खंड बनेगा वो कहलाता है त्रिज्यखंड। यहाँ पर डिफिनेशन की बात अगर किया जाए तो बोल रहा है कि वृत्त के अंदर दो त्रिज्या तथा एक चाप से, मतलब दो त्रिज्या होगा और एक क्या होगा? चाप होगा, और इससे जो आकृति बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड। जैसा कि आपके सामने जैसा एक डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में अगर बात करेंगे तो ये आपका त्रिज्या मतलब R1 है, ये आपका R2 है, और ये जो आपका ये भाग है आपका ये क्या हो गया? जीवा हो गया। मतलब दो त्रिज्या हो गया और एक आपका चाप हो गया, तब जो भाग बना वो आपका त्रिज्यखंड बना है। अब जैसे ये डायग्राम में देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा कि ये आपका एगो भाग है, ये आपका दूसरा भाग है। मतलब त्रिज्यखंड की भाग कितना हो जाएगा? दो होगा। लिखा हुआ है कि त्रिज्यखंड जो है वो दो प्रकार के होता है। अब जैसे वृत्तखंड में दो प्रकार का था, एक बड़ा था एक छोटा था, तो बड़ा वाला को बोले थे दीर्घ और छोटा वाला को बोले थे लघु। उसी प्रकार से इस त्रिज्यखंड में एक भाग जो आपको दिख रहा है बड़ा, एक भाग दिख रहा है छोटा, तो जो बड़ा भाग है उसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड और जो छोटा भाग है उसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। ये बात समझ में आया? चलिए इसके आगे देखते हैं कि आगे हमको क्या देखना है। अगर आगे की बात करें, आगे आपके सामने है छेदक रेखा, मतलब वैसी रेखा जो छेद करने का काम करता है उसको मतलब फोड़ने का काम करता है, छेदक रेखा कहलाती है। लिखा हुआ है एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। जैसे आपके सामने दिख रहा है कि एक वृत्त है और ये जो रेखा आपके सामने से गुजरा है वो वृत्त को एक, अगर मान ले ये आपको P बिंदु पे और ये आपका Q बिंदु है, मतलब ये जो रेखा है कहीं ना कहीं वृत्त को दो बिंदु पे मतलब क्या कर रहा है? उसको प्रतिच्छेद कर रहा है, दो बिंदु पे काट रहा है। एक बिंदु आपका P है, एक बिंदु आपका Q है। तब इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? छेदक रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? छेदक रेखा बोलेंगे। चलिए इसके आगे देखते हैं।
अगर आगे बात किया जाए तो आगे आपके सामने टॉपिक है कि छेदक रेखा जो होता है उससे संबंधित कुछ नोट्स है, कुछ पॉइंट है। लिखा क्या हुआ कि छेदक रेखा जो है एक प्रकार का जीवा है। मतलब छेदक जो है एगो रेखा होता है, किंतु जीवा जो है रेखाखंड होता है। क्योंकि छेदक रेखा जो होता है और जीवा, तो ये बोलता है कि छेदक जो है वो रेखा होता है, लेकिन जीवा जो है रेखाखंड होता है। क्योंकि रेखाखंड की बात करें तो रेखाखंड का स्थान नियत होता है, और जीवा जो होता था वो उसके परिधि तक ही रहता, परिधि से आगे नहीं जाता था। लेकिन अगर छेदक की बात करें तो ये जो है वो परिधि को पार करके जाता था, उसको दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करता था। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि वृत्त पर के दो बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। मतलब कि जैसे कि आपके सामने एक सर्कल था, इससे पहले अगर देखेंगे तो ये जो आपके सामने एक सर्कल है, अगर इस सर्कल की बात करें तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर वृत्त में या किसी भी जगह एक कोई बिंदु है तो उस बिंदु से आप केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये बिंदु आपका एक यहां है और दूसरा बिंदु आपका वहां है। एक बिंदु आपका यहां है, दूसरा बिंदु यहां है, तो इस बिंदु से सहायता से अगर आप खींचेगा तो एक ही छेदा रेखा खींचेगा। अगर आप दूसरा खींचने की बात कीजिएगा तो ये ऐसे जा सकता, बट क्या इसी पे दूसरा जा सकता? नहीं जा सकता। इसलिए बोलता है कि अगर आप एक बिंदु की बात करेंगे तो उसे छेदक रेखा अगर खिंचाएगा तो वो कितना खिंचाएगा? एक खिंचाएगा। आगे आपका तीसरा नोट क्या बोलता है? तीसरा नोट बोलता है कि वृत्त पर अनगिनत छेदक रेखा खींची जा सकती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपके सामने एक सर्कल बना हुआ है, अब आपका मन है तो यहां से एक रेखा खींच सकते हैं, यहां से खींच सकते हैं, यहां से खींच सकते हैं, यहां से, मतलब जिधर से आपका मन है उधर से आप खींच सकते हैं। इसलिए बोल रहा है कि अनगिनत मतलब असंख्य, अनकाउंटेबल, आपका जितना मन है उतना छेदक रेखा खींच सकते हैं। आगे बोल रहा है कि छेदक रेखा जो होगा उसके लिए दो बिंदु चाहिए। छेदक रेखा के लिए क्या चाहिए? दो बिंदु चाहिए। अब जितने भी रेखा है अगर बात करें तो इसके लिए एक बिंदु यहाँ है, इसके लिए यहाँ है, इसके लिए यहाँ, मतलब जो भी छेदक रेखा होगी उसके लिए कम से कम कितना बिंदु चाहिए? दो बिंदु चाहिए। अगर दो बिंदु नहीं रहा उस रेखा में तो हम उसको छेदक रेखा नहीं कर सकते। आगे आपके सामने लिखा हुआ स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कहने का मतलब है कि जो स्पर्श करके निकलेगा। यहां लिखा हुआ है ऐसी रेखा जो वृत्त के एक बिंदु पर मिलती है, मतलब उसको वो स्पर्श करके निकल रहा हो, एक ही बिंदु पर मिल रहा हो तो उसको बोलेंगे स्पर्श रेखा। जैसे कि आपके सामने एक चित्र डायग्राम बना हुआ है और ये जो एक रेखा है वो कहीं ना कहीं वृत्त के इस बिंदु P बिंदु पर से स्पर्श करके को निकल रहा है, उस बिंदु पर ही मिल रहा है, तब इसको बोलेंगे हम लोग स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा के बारे में आगे देखेंगे कि इसमें नोट्स क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो स्पर्श रेखा का जो नोट है वो दिया गया क्या है? पहला बोलता है कि वृत्त पर स्थित एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। अब मान के चलिए यहाँ जो बिंदु है, इस बिंदु पर से अगर आप दूसरा स्पर्श रेखा खींचेगा तो दूसरा रेखा खींचेगा तब ये ऐसे आएगा, तो ये रेखा हो सकता है आगे बढ़ के ये छेदक रेखा बन जाएगा। मतलब कि एक बिंदु से एक ही रेखा खींच सकते हैं। दूसरा क्या बोलता है कि अगर कोई वृत्त है, अगर कोई वृत्त है तो उस पर अनंत स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं। मतलब कि जैसे कि आपके सामने अगर ये वृत्त है, अब इसमें से एक इधर से खींच दिए, एक इधर से खींच दिए, इधर से खींच दिए, आपका मन है तो एक इधर से खींच सकते हैं, आपका मन है तो एक इधर से खींच सकते हैं, मतलब आप जितना चाहे उतना खींच सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि वृत्त पर आप कितना खींच सकते हैं? तो स्पर्श रेखा जो होगा वो अनंत खींच सकते हैं। आगे बोल रहा है कि स्पर्श बिंदु क्या होता है। आगे आपका टॉपिक है स्पर्श बिंदु। नाम से लग रहा है कि जहां पे स्पर्श कर रहा है वो स्पर्श बिंदु कहलाएगा। लिखा हुआ है कि जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा गुजरती है, मतलब वृत्त के अंदर का वह बिंदु जहां से स्पर्श रेखा गुजरती है उसी को हम लोग बोलेंगे स्पर्श बिंदु। जैसे कि आपके सामने ये जो रेखा यहां से गुजरा तो ये आपका कहलाएगा स्पर्श बिंदु, ये रेखा यहां से गुजर रहा था ये कहलाएगा आपका स्पर्श बिंदु, ये यहां से गुजर रहा था यह कहलाएगा स्पर्श बिंदु। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपके सामने लिखा हुआ है, नोट का ही भाग है। क्या लिखा हुआ है कि दो वृत्त जब बाह्य रूप से स्पर्श करता, मतलब दो वृत्त होना चाहिए और वो दोनों बाहरी रूप से स्पर्श करना चाहिए, तब उनके बीच तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी। मतलब कि दो वृत्त होगा जो बाह्य रूप से स्पर्श करेगा। आपके सामने दिख रहा होगा कि ये आपका सर्कल, ये वृत्त एक है, ये आपके सामने दूसरा वृत्त है और दोनों जो है बाहरी रूप से स्पर्श कर रहा है। और जब ये स्पर्श कर रहा है तब इसमें जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में सेम होना चाहिए, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, एक रेखा आपको यहां से गुजर रहा है, दूसरा रेखा आपको दोनों के लंब के समान गुजर रहा है, तीसरा आपको यहां से गुजर रहा है। मतलब कि जब आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताइए कि जब दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करता है तो उनके बीच स्पर्श रेखा जो होगा वो कितनी होगी? तो भैया कितना होगा उनके बीच स्पर्श रेखा? तो उनके बीच का स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा? 3 होगा। आगे नोट्स आपसे ये पूछेगा कि अगर दो वृत्त
अगर दो वृत्त अंतः रूप से स्पर्श करती है, मतलब एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त होगा और दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, तब उनके बीच कितनी स्पर्श रेखा होगी, उभयनिष्ठ। तब उनके बीच जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी उनकी संख्या कितना होगा, 1 होगा। जैसे कि आपके सामने डायग्राम में देख रहे होइएगा कि दो सर्कल है जो आंतरिक रूप से या अंतर रूप से स्पर्श कर रहे हैं यहाँ पे एक बिंदु पे। अगर बात करेंगे इस बिंदु से जो स्पर्श रेखा खिंचाया वो एक ही है। अगर मान के चलिए आपके माइंड में ये बात आ रहा है कि भैया यहां से तो हम खींच सकते हैं, लेकिन यहां से जो आप रेखा खींचेगा वो इस सर्कल के लिए तो स्पर्श रेखा है, लेकिन जो बाहर वाले सर्कल है उसके लिए ये हो जाएगा आपका छेदक रेखा। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर ये कोई अंतः रूप से स्पर्श करती है तब इसमें जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा, मतलब दोनों को जो स्पर्श करने वाली रेखा होगा उसकी संख्या कितना होगा, तो उसकी संख्या 1 होगा। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है कि जब दो वृत्त आपस में स्पर्श नहीं करता, मतलब दो वृत्त होगा लेकिन दोनों वृत्त अलग अलग होगा। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है कि एक वृत्त ये है और थोड़ा डिस्टेंस में दूसरे सामने आपके वृत्त ये को सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, तब उनके बीच जो स्पर्श रेखा होती है उनकी संख्या 4 होती है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है कि भैया बताइए कि दो वृत्त जब है आपस में स्पर्श नहीं करती हो तब उनके बीच स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी, तो भैया उनके बीच जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी उनकी संख्या होती है 4। वो 4 कैसे होता है, एक जो होता है वो आपका डायरेक्ट सीधा जाता है, दूसरा एक नीचे से आता है और तीसरा जो होता है ये आपका साइड से जा रहा है, चौथा भी ये साइड से आ रहा है, मतलब स्पर्श रेखा कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। अगर इसके आगे बात किया जाए, इसके आगे क्या बोलता है कि जब दो वृत्त आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेगा और अंतः होगा, मतलब एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त होगा, तब उसमें अगर स्पर्श रेखा की बात करें तो उसमें स्पर्श रेखा की संख्या क्या होती है, 0 होती है। जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा कि एक वृत्त आपका बाहर है और उसी के अंदर एक अंतः वृत्त है, मतलब उसके अंदर एक और वृत्त है, और जैसे ही इसमें से हम स्पर्श रेखा देंगे तो छोटे वाले वृत्त के लिए, मतलब पहले वृत्त के लिए तो यह स्पर्श रेखा हो जाती है, लेकिन दूसरे वृत्त को क्या करती है, ये दो जगह पे प्रतिच्छेद कर देती है, मतलब ये हो जाएगा छेदक रेखा। मतलब पहले के लिए स्पर्श रेखा और दूसरे के लिए छेदक रेखा, तो इसको हम लोग उभयनिष्ठ नहीं बोलेंगे, मतलब यहाँ पे जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी, मतलब स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। चलिए इसी के साथ ये आज का जो सेशन था उसको हम खत्म करते हैं। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होगी तो आप हमारे चैनल पे आकर कमेंट कर सकते हैं, वहां पे बता सकते हैं, तो हम उसको फिर से आपको समझा देंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।